Assalamu alaikum, my dear students. This is Sir Naseem Zulfikar, and I am coming again with another MCQs lecture of first year English. And today I am going to discuss about the MCQs or most important MCQs of first year English prose section. You already know that I have already discussed the MCQs of play section as well as the poetry section. So now it is the time to cover the MCQs of prose section. ठीक है, तो आप जानते हैं कि 50% MCQs बेस्ड जो है वो पेपर होने वाला है फर्स्ट ईयर का, और सेकेंड ईयर का भी जो 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप MCQs के लिहाज से फुली प्रिपेयर होकर जाएं, क्योंकि 50% मार्क्स आपको MCQ से गेट होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करने वाला हूँ, चूँकि आप जानते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स MCQs सारे के सारे स्मार्ट सिलेबस से ही आएंगे। और फिर सेम वही बात, MCQs लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि इससे पहले कि आप MCQs लेक्चर को पढ़ें, आप मेरे लेक्चर्स डिफरेंट चैप्टर्स के लाजमी वॉच करें। देन उसके बाद आपको MCQs के आंसर्स को समझने में इजी होगी, आसानी होगी। ठीक है, सो स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ पाकिस्तान जिंदाबाद, द बायोग्राफी ऑफ काजी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, रिटन बाय जॉन वॉल्टन। तो फर्स्ट MCQs देखते हैं इसका, जो 2014 और 2017 में आया कराची बोर्ड में, कि द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज डैश, कि पाकिस्तान की आबादी आज़ादी के वक्त कितनी थी 1947 में, मतलब पाकिस्तान की आबादी क्या थी। तो उस वक्त आप जानते हैं कि उसकी आबादी पाकिस्तान की थी, ए ऑप्शन है, दैट इज़ 70 मिलियन, 70 मिलियन, या हम उनको 7 करोड़ कह सकते हैं, क्योंकि 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 10 लैक्स। तो 7 करोड़ की आबादी थी मुसलमानों की, या 70 मिलियन की आबादी थी मुसलमानों की पाकिस्तान में, या कंप्लीट आबादी जो थी, पॉपुलेशन आबादी जो थी पाकिस्तान में, वो 70 मिलियन थी। सेकंड MCQs है, द कायद आज़म स्टार्टेड अ न्यूज़ पेपर कॉल्ड डैश, का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो अखबार शुरू किया, उस अखबार का क्या नाम था? तो अखबार का नाम था द डेली डॉन। तो डॉन अखबार आप जानते हैं कि वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टार्ट किया था, बिकॉज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का अपना कोई न्यूज़पेपर मौजूद नहीं था, हिंदुओं के काफ़ी न्यूज़पेपर मौजूद थे, दैट्स वाई ही स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर द डॉन, विच इज़ करंटली इन द सर्कुलेशन एज वेल। आज भी छपता है डॉन अखबार, आपने देखा होगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है, और उसमें लिखा हुआ भी होता है फाउंडेड बाय कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। नाउ द नेक्स्ट MCQs इज़ द सेशन ऑफ 23 मार्च 1940 वाज कॉल्ड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन बाय डैश, कि 23 मार्च 1940 को जो करारदाद पास हुई लाहौर में इकबाल पार्क में, जिसका नाम था द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, करारदाद पाकिस्तान। तो उसको ये नाम करारदाद पाकिस्तान का किसने दिया? तो ये नाम इसको दिया था इंडियन न्यूज़पेपर ने, सी ऑप्शन, कि इंडियन अखबारात ने इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया। फोर्थ MCQs है, जो 2013 में आया, कि द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेट ऑफ कश्मीर इज़, कि कश्मीर की मुकद्दर का ज़िम्मेदार कौन शख्स था, जिसकी वजह से कश्मीर आज भी प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है। तो आप जानते हैं कि कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था, और उस पर एक हिंदू महाराजा हुकूमत किया करता था, जो कि कश्मीर को हिंदुस्तान से मिलाना चाहता था, जबकि कश्मीर की मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान से मिलना चाहती थी। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, हिंदू महाराजा जो ज़िम्मेदार है कश्मीर की मुकद्दर का। नेक्स्ट है, द नेम पाकिस्तान वॉज क्वाइंड इन द ईयर AD, कि पाकिस्तान का नाम किस साल में रखा गया? तो 1933, सी ऑप्शन, 1933 में पाकिस्तान का नाम रखा गया। और अगर ये पूछा जाए किसने रखा, तो एक कैम्ब्रिज के स्टूडेंट थे चौधरी रहमत अली, उन्होंने रखा था। नेक्स्ट MCQs है, यू आर फ्री, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम हैज़ बीन ग्रांटेड बाय द कायद आज़म, कि जब कायद आज़म ने ये जुमला फरमाया कि तुम आज़ाद हो, तो उन्होंने किस तरह की आज़ादी की बात की थी? तो अगर कंप्लीट आप इसकी लाइन को रीड करें बुक में, तो यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप, यू ऑल आर इक्वल सिटीजन्स ऑफ दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो वो असल में आपको रिलीजियस, बी ऑप्शन, रिलीजियस फ्रीडम, मजहबी आज़ादी दे रहे थे कायद आज़म पाकिस्तान के अंदर, कि डिफरेंट तरह के रिलीजन वाले जो है वो यहाँ पर इबादत करने में आज़ाद हैं। सेवन्थ MCQs है, कि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड द डैश, कि दूसरी जंग अजीम के दौरान कांग्रेस ने क्या शुरू किया? तो आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कांग्रेस ने सख्त मुखालफत की थी, जिसकी वजह से ज़्यादातर कांग्रेस लीडर्स को जेल में अपना वक्त गुजारना पड़ा। तो उन्होंने असल में अंग्रेज़ों की नाफरमानी की थी, सिविल नाफरमानी की थी। इस वक्त सी ऑप्शन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने शुरू की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, मतलब 1939 से 1945 के बीच में ये कुछ हुआ।
MCQ नंबर 8 है द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास इन द ईयर डैश। किस ईयर में, किस सन ईस्वी में करारदाद पाकिस्तान पास हुई? हर एक स्टूडेंट जानता होगा 1940 23 मार्च को ये पास हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। 9th MCQ है थिंक 100 टाइम बिफोर यू टेक द डिसीजन वॉज बाय, कि 100 बार सोचो कोई फैसला करने से पहले। ये किसकी कोटेशन है? तो वेरी फेमस कोटेशन है ये, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये 9 MCQs थे चैप्टर 1 पाकिस्तान जिंदाबाद के। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ ट्रेजिक स्टोरी दैट इज़ द बिरकानेर ड्रिल विच इज़ अबाउट द सिंक ऑफ अ शिप। और ये अशोक रीडर्स जो बुक है उसके अंदर से लिया गया है इस चैप्टर को। द बिरकानेर ड्रिल इज़ द नेम ऑफ अ ट्रूप शिप। तो फर्स्ट MCQs है जो 2010, 13, 19 3 साल आया है कि द डेस्टिनेशन ऑफ द शिप बिरकानेर वॉज डैश, कि जो कश्ती थी बिरकानेर उसकी मंजिल कहाँ थी, वो कहाँ जा रही थी? तो आप जानते हैं वो केप टाउन जा रही थी। बी ऑप्शन करेक्ट। और कहाँ से? इंग्लैंड से। तो बिरकानेर वॉज कैरिंग द इंग्लिश सोल्जर्स फ्रॉम इंग्लैंड टू केप टाउन, एंड केप टाउन इज़ द सिटी ऑफ और अ कोस्टल सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका। सेकंड इज़ द बिरकानेर सैंक नियर, बिरकानेर डूबी कहाँ थी? तो केप टाउन से 64 किलोमीटर्स अवे एक रॉक था, हिडन रॉक था, जहाँ पर टकरा गई थी जाकर बिरकानेर। तो बी ऑप्शन केप टाउन के करीब जाकर वो डूबी थी। थर्ड है कि ब्रेवरी एंड डिसिप्लिन इज़ द थीम ऑफ, के बहादुरी और नज़्म ज़ब्त ये किस चैप्टर का थीम है? तो आप जानते हैं कि ये द बिरकानेर ड्रिल का थीम है, जिसमें बहादुरी और नज़्म ज़ब्त के बारे में आपको बताया गया है कि जो सोल्जर्स के अंदर जो उसकी बहादुरी दिखाई उन्होंने, जिस नज़्म ज़ब्त के साथ वो खड़े रहे, उसके बारे में। फोर्थ MCQs है द पैसेंजर्स ऑन द बिरकानेर वर डैश, कितने पैसेंजर थे बिरकानेर में? तो टोटल 630 पैसेंजर्स थे, जिनमें औरतें, बच्चे और सोल्जर्स सब शामिल थे। MCQ नंबर 5 है कि द बिरकानेर मेट विथ एन एक्सीडेंट इन डैश, कि बिरकानेर को हादसा कब पेश आया? तो ये 1851। बी ऑप्शन करेक्ट है। 25 फरवरी 1851 को ये वाक़या पेश आया। छठे MCQs में कह रहे हैं द बिरकानेर ड्रिल सिम्बलाइजेस, बिरकानेर ड्रिल किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करती है, किस चीज़ को ये बताती है? तो ए है करेज एंड डिसिप्लिन, मतलब हिम्मत और नज़्म ज़ब्त को। बी है टिमिडिटी, मतलब बुज़दिली को। सी है एब्सर्डिटी, मतलब बेवकूफ़ी को। डी है अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी को। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ए है करेज एंड डिसिप्लिन, ये हिम्मत को और नज़्म ज़ब्त को बताती है। नेक्स्ट MCQs है कि द बिरकानेर स्ट्रक द हिडन रॉक ऑन डैश, तो किस डेट को जाकर टकराया था बिरकानेर छुपे हुए रॉक से, चट्टान से? तो 25 फरवरी 25 फरवरी को। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो 25 फरवरी 1851 को जाकर बिरकानेर टकराया था हिडन रॉक से। नेक्स्ट 8th MCQs है अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ईच लाइफ बोट वुड कैरी, के जो बिरकानेर के अंदर जो लाइफ बोट्स थे, टोटल 3 लाइफ बोट थे, तो हर लाइफ बोट कितने पैसेंजर्स को कैरी करके लेकर जा सकता था? तो वो 60 पैसेंजर्स को। डी ऑप्शन है। 60 पैसेंजर्स को कैरी करके लेकर जा सकता था। तो 3 लाइफ बोट टोटल 180 पैसेंजर्स को लेकर जा सकते थे। 9th MCQs है द टोटल नंबर ऑफ मेल सर्वाइवर्स ऑन बिरकानेर वॉज डैश, कितने लोग थे बिरकानेर में मेल सर्वाइवर जो बचे थे, जिनको बचा लिया गया था? तो बहुत कम तादाद थी उनकी। देयर वर ओनली 24 पीपल, सिर्फ 24 लोग ऐसे थे जो कि बचाए गए मेल में, ठीक है। बाकी फीमेल्स और बच्चे सारे बचा लिए गए थे। 10th MCQs है द बिरकानेर वॉज अ डैश, बिरकानेर क्या था? कार्गो शिप, ट्रूप शिप, एयर शिप, पैसेंजर शिप? तो बिरकानेर वॉज अ ट्रूप शिप। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ इस चैप्टर के कि वो एक जंगी जहाज़ था जो फौजियों को लेकर जा रहा था। थर्ड चैप्टर पे आते हैं द यूनाइटेड नेशंस, द UN, अक़वाम मुत्तहिदा। और फर्स्ट MCQs इसका है द पार्ट ऑफ UN's वर्क फिल्स अस विथ होप, कि UN का कौन सा काम है जो हमारे अंदर उम्मीद भर देता है? तो ये फर्स्ट MCQ जो 2019 में आया कि फर्स्ट इसमें है प्रिवेंटिंग वॉर, जंग रोकना। बी है गिविंग लोन, उधार देना। सी है फाइटिंग सोशल एविल, समाजी बुराई के ख़िलाफ़ लड़ाई। और डी है ट्रांसलेटिंग स्पीचेस, के तकरीरों का तर्जुमा करना। तो हमें होप जो मिलती है ना, वॉर, वैसे तो यूनाइटेड नेशन को वॉर को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया था, बट इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई वॉर्स को प्रिवेंट करने में ये। तो क्या किस चीज़ में सक्सेसफुल हुई है? तो ये सक्सेसफुल हुई फाइटिंग सोशल एविल्स। सी ऑप्शन, मतलब कि समाजी बुराइयों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, भूख, अफलास, गुर्बत, इनजस्टिस, इन सबसे लड़ने के लिए। सेकेंड MCQ होता है यॉस इज़ द डिजीज़ ऑफ, यॉस की जो बीमारी होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो यॉस इज़ अ डिजीज़ ऑफ हॉट वेट क्लाइमेट, गर्म और मरतूब आबोहवा जहाँ होता है, बारिशें जहाँ होती हैं जैसे कि इंडोनेशिया वगैरह, वहाँ पर ये बीमारी पाई जाती है यॉस की।
थर्ड एमसीक्यूज है कि द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएनओ इज डैश। यूएनओ का बुनियादी अज़ू कौन सा, सबसे प्रिंसिपल और मेन ऑर्गन क्या है, तो वो ए ऑप्शन है, दैट इज़ जनरल असेंबली, वो प्रिंसिपल ऑर्गन है। फोर्थ है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन केम इन टू बींग ऑन 7 अप्रैल डैश। आलमी सेहत की तंजीम 7 अप्रैल को आई, ठीक है, किस ईयर में ये आई, तो ये आप जानते हैं, इट इज़ 1948। 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क़याम हुआ 7 अप्रैल को, और इसी 7 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। फिफ्थ एमसीक्यूज़ है, 2016 में आया कि द सेक्रेटरी जनरल इज़ अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली फॉर अ पीरियड ऑफ डैश ईयर्स। सेक्रेटरी जनरल जो चीफ ऑफिसर होता है यूएन का, उसको जनरल असेंबली इलेक्ट करती है कितने साल की मुद्दत के लिए। जिस तरह से पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट 5 साल की मुद्दत के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं, तो सेक्रेटरी जनरल को भी 5 ईयर्स की मुद्दत के लिए सेलेक्ट किया जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 5 ईयर्स। सिक्स्थ है कि इंडोनेशिया आस्क्स द यूएन टू हेल्प इन देयर वॉर अगेंस्ट डैश। इंडोनेशिया ने यूएन से कहा कि वो उनकी मदद करें किसके लड़ाई के ख़िलाफ़, यॉस, एपिलेप्सी, मलेरिया, पोलियो, मतलब यॉस की उसके ख़िलाफ़, एपिलेप्सी मतलब मिर्गी की जो बीमारी होती है उसके ख़िलाफ़, मलेरिया के ख़िलाफ़, पोलियो के ख़िलाफ़। तो अगर आपने बुक रीडिंग किया तो आपको पता है कि यॉस की बीमारी फैली हुई थी, तो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने मदद मांगी थी, ए ऑप्शन करेक्ट है, यॉस। नेक्स्ट है द चीफ ऑफिसर ऑफ द यूएनओ इज कॉल्ड द डैश। यूएनओ को जो सबसे बड़ा अफसर है वो कौन कहलाता है, तो ही वॉज कॉल्ड द सेक्रेटरी जनरल, ही इज़ द चीफ ऑफिसर ऑफ द यूएनओ। एट्थ है द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन इज़ इलेक्टेड बाय, कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल को कौन इलेक्ट करता है, तो उसको इलेक्ट करती है जनरल असेंबली, डी ऑप्शन, बट बाय द अप्रूवल ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। जनरल असेंबली इलेक्ट करती है और साथ में सिक्योरिटी काउंसिल से अप्रूवल भी चाहिए होता है, देन सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय यूएन। द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज ऑल द मेंबर नेशंस ऑफ द यूएन आर रिप्रेजेंटेड इन डैश। तमाम मेंबर कौमों को यूएन कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ए है जनरल असेंबली, जिसमें हर मेंबर नेशन रिप्रेजेंट होता है, और हर एक नेशन 5 नुमाइंदे अपने भेज सकता है जनरल असेंबली के अंदर। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सिर्फ 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 टेम्प्रोरी होते हैं। 10th एमसीक्यूज है द यूएनओ हैज़ अचीव्ड सक्सेस ओनली इन डैश। यूएनओ को कामयाबी किस चीज़ में मिली है, अभी मैंने शुरू में एमसीक्यूज में बताया था आपको कि इसको जस्ट वेलफेयर वर्क में, बी ऑप्शन, सामाजिक काम करने में जो उसको कामयाबी मिली है, वॉर को, जंग को रोकने के लिए उसको कामयाबी नहीं मिल सकी। 11th एमसीक्यूज है कि हंगर इज़ द स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ डैश। भूख किसका अहम मसला है, भूख को कौन मिटाना चाहता है दुनिया से, जिसका ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज़ FAO, दिस इज़ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो FAO जो है वो क्या कर सकती है कि भाई वो भूख को मिटाना चाहती है दुनिया भर से, ठीक है, FAO इज़ द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज़ द 12th एमसीक्यूज है यूएन का, कि यूएन वाज फाउंडेड इन द ईयर, किस साल यूएन को कायम किया गया, तो ये 1945, बी ऑप्शन है, 1945 को उसको कायम किया गया, ठीक है, यूएनओ को। 13th एमसीक्यूज है WHO स्टैंड फॉर। WHO के क्या मतलब है, WHO आपको पता आलमी सेहत की तंजीम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। अच्छा, उसके बाद चैप्टर 4 पे आते हैं, बाय बैंक अकाउंट बाय स्टीफन लीकॉक, जो कॉमेडी राइटिंग एक है, ह्यूमरस राइटिंग है, एक ग्रेट अमेरिकन ह्यूमरिस्ट हैं स्टीफन लीकॉक, इन्होंने इसको लिखा है। तो फर्स्ट एमसीक्यू इसका है द स्पीच आई वॉज टू अपसेट टू रीज़न नाउ रिफर्स टू डैश, कि ये किसने कहा था कि मैं इतना परेशान हो चुका था कि अब मैं कोई मसलिहत या कोई वजह नहीं बता सकता था। तो ये स्टीफन लीकॉक जो इसके ऑथर हैं, उन्होंने ये लाइन कही थी कि जब उन्होंने गलती से $56 के बजाय $6 के बजाय $56 लिख दिया था कैश पर, वो चेक पर, तो इसके पर उन्होंने कहा था कि अब मैं इतना परेशान हो चुका था कि अब मैं इसका सबब नहीं बता सकता कि मैंने ऐसा क्यों किया। सेकंड है द ऑथर ऑफ माई बैंक अकाउंट वांटेड टू ड्रॉ आउट, वो कितने पैसे निकालना चाहते थे बैंक अकाउंट खोलने के बाद, तो वो बी ऑप्शन $6 निकालना चाहते थे, पर गलती से उन्होंने $56 लिख दिया था। इन द लेसन माई बैंक अकाउंट द मैनेजर मिस्टूक द राइटर टू बी अ डैश, कि जो लेसन था माई बैंक अकाउंट, उसमें मैनेजर ने क्या समझा था राइटर को कि वो कौन है, तो सबसे पहले तो उन्होंने ये समझा था कि शायद वो एक डिटेक्टिव है, बी ऑप्शन, कि वो शायद पिंकरटन्स के वजह से एक डिटेक्टिव है, और जब उसने बताया कि डिटेक्टिव नहीं है तो बाद में मैनेजर ने ये सोचा कि ही इज़ अ मिलियनर और बिलियनियर, कि वो कोई अरबपति करोड़पति इंसान है जो बहुत सारे पैसे रखवाना चाहता है। फोर्थ एमसीक्यू है स्टीफन लीकॉक वॉज अ डैश। स्टीफन लीकॉक रियल में एक्चुअल में क्या थे, तो वो आप जानते ही वॉज अ यूनिवर्सिटी टीचर,
यूनिवर्सिटी टीचर थे स्टीफन लीकॉक, और अमेरिका में मैंने बताया था कि इनके नाम से एक यूनिवर्सिटी भी कायम है लिटरेचर की, स्टीफन लीकॉक के नाम से। तो गूगल पे अगर आप सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। फिफ्थ एमसीक्यूज़ है, 2014 में आया था कि द नेम ऑफ अकाउंटेंट इन माई बैंक अकाउंट वॉज डैश, कि माई बैंक अकाउंट के अंदर अकाउंटेंट का नाम क्या था। तो अकाउंटेंट जो था उसका नाम था मॉन्टगोमरे, बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द ऑथर डिसाइडेड टू ओपन एन अकाउंट एज ए सैलरी हैड बीन रेज्ड, कि जो मुसन्निफ थे वो अकाउंट क्यों खोलना चाहते थे, चूँकि उनको सैलरी बढ़ रही थी, और बढ़कर कितनी होगी, मतलब कितनी बढ़ी थी सैलरी, $50 a मंथ, महीने के $50 जो है वो उनकी सैलरी बढ़ गई थी। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। वैसे $6 उनके पास पहले से थे, तो वो बैंक में रखवाना चाहते थे $56, लेकिन सैलरी सिर्फ $50 ही बढ़ी थी उसकी। सेवंथ, स्टीफन लीकॉक ओपन हिज अकाउंट इन द बैंक बिकॉज, स्टीफन लीकॉक ने बैंक अकाउंट क्यों खोला। भाई आप जानते हैं चूँकि उसकी सैलरी बढ़ गई थी, ए ऑप्शन करेक्ट है, सैलरी वॉज इंक्रीज्ड, चूँकि उसको सैलरी में उसकी तनख्वाह में इजाफा हो गया था, तो उसने सोचा कि वो बैंक अकाउंट खोल कर उसमें पैसे रख दे। नेक्स्ट चैप्टर है द वुल्व्स ऑफ सर्नोग्रेट्स, सर्नोग्रेट्स के भेड़िए। तो ये एक हॉरर राइटिंग है साकी एच मुनरो की। उसके एमसीक्यूज़ देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, द पर्सन हु नो द ट्रू स्टोरी ऑफ द कैसल ऑफ सर्नोग्रेट्स वाज डैश, वो कौन सा शख्स था जो सच्ची कहानी जानता था कैसल ऑफ सर्नोग्रेट्स के बारे में। तो वो थी बी ऑप्शन, एमिली वॉन सर्नोग्रेट, जिसको सब पता था सर्नोग्रेट्स लेजेंड के बारे में, जो बैरनर और बैरनस ग्रेबल की नौकरानी थी। सेकंड है द रियल नेम ऑफ एमिली वॉस, एमिली का रियल नेम क्या था। तो एमिली का रियल नेम था फ्रॉलिन शिमिट, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि द वर्ड फ्रॉलिन बिलोंग्स टू दिस लैंग्वेज, फ्रॉलिन किस ज़बान से आया है। तो आप जानते हैं ये पूरी जो कहानी है ये जर्मन फैमिली पर बेस करती है, तो ये जर्मन वर्ड है फ्रॉलिन शिमिट, जो जर्मन नेम से आया है। फोर्थ एमसीक्यूज़ है, एमिली वॉन सर्नोग्रेट्स फॉर द डैश, एमिली वॉन सर्नोग्रेट्स खुद एक क्या थी। तो मेडन मतलब कवारी लड़की, बैचलर मतलब कमाना लड़का, लास्ट मतलब भी मेडन ही होते हैं, कवारी लड़की, और स्पिंस्टर कहते हैं एक ऐसी बूढ़ी औरत जिसकी शादी ना हुई हो। तो एमिली आप जानते हैं शी वॉज ग्रे ओल्ड, वो काफ़ी बूढ़ी थी और उनकी शादी भी नहीं हुई थी, तो शी वॉज अ स्पिंस्टर, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिफ्थ है कि सर्नोग्रेट्स कैसल वॉज परचेज बाय डैश, सर्नोग्रेट्स के किले को किसने ख़रीदा था। तो वो बैरन और बैरनस ग्रेबल ने ख़रीदा था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा ग्रेबल। ठीक है, नवाब और नवाबजादी ग्रेबल ने। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इन द लेजेंड द कैसल ऑफ सर्नोग्रेट्स फ्रॉलिन शिमिट डाइड, जो कहानी है कैसल ऑफ सर्नोग्रेट्स, इसमें फ्रॉलिन शिमिट की जो वफ़ात हुई थी उसकी मौत कब हुई थी। तो आप जानते हैं उसकी मौत 29 दिसंबर को हुई थी, मतलब क्रिसमस के बाद हुई थी, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, आफ्टर क्रिसमस डे के बाद उसकी जो है मौत हुई। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, द स्टोरी वुल्व्स ऑफ सर्नोग्रेट्स वाज रिटन बाय, किसने लिखा है स्टोरी वुल्व्स ऑफ सर्नोग्रेट्स को। तो ये लिखा है बी, एच मुनरो ने, जिनका पेन नेम था साकी के नाम से लिखा करते थे वो पेन नेम में। और साकी खुद एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है कप बेयरर, जाम पिलाने वाला। एट्थ एमसीक्यूज़ है, 2010 में आया कि एमिली वॉज द लास्ट सर्नोग्रेट्स हु डाइड इन हर फैमिली डैश, एमिली वो आखिरी सर्नोग्रेट्स थी वो अपने ख़ानदान के डैश में मरी थी, तो वो अपने ख़ानदान के कैसल में, सी ऑप्शन, फैमिली कैसल में मरने वाली आखिरी सर्नोग्रेट्स थी। नाइन्थ, द वुल्व्स ऑफ सर्नोग्रेट्स इज द स्टोरी ऑफ द डैश, वुल्व्स ऑफ सर्नोग्रेट्स किसकी कहानी है। तो वो सर्नोग्रेट्स के ख़ानदान की कहानी है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, फैमिली ऑफ सर्नोग्रेट्स। वेरी इजी एमसीक्यूज़। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास चैप्टर 10 है द इंग्लिश लैंग्वेज, इसके का देखते हैं एमसीक्यूज़ क्या आस्क किए गए हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ इसका पूछा गया 2016 में, 18 में, 19 में, कि द ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड डैश, कि पुरानी अंग्रेजी ज़बान को हम क्या कहा करते थे। तो उसको हम कहा करते थे बी, एंग्लो सेक्सन, जो ओल्ड इंग्लिश भी कहलाती है, ठीक है, जो अब ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट है चौसर रोड, चौसर जो था जोफ्री चौसर, जिसको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, उसने कौन सी कहानी के या नज़मों की किताब लिखी थी। तो उसने लिखा था सी ऑप्शन, कैंटरबरी टेल्स, ये चौसर की राइटिंग है, जोफ्री चौसर की। बस ये दो ही एमसीक्यूज़ आए थे। अब नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है चैप्टर 12 है साइंस एंड सोसाइटी, साइंस और समाज। इसके एमसीक्यूज़ देखते हैं कौन से आए हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ आया था थ्योरीज कंसर्निंग लाइट एंड ग्रेविटी वर प्रोपोज बाय डैश, कि रोशनी और कशिश शकल पर थ्योरीज नज़रियात किसने पेश किया। तो वो आप जानते हैं बी, दैट इज़ डी ऑप्शन, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने 17th सेंचुरी में पेश किया। सेकंड है साइंस हैज़ प्रोग्रेस सिंस द डैश, साइंस को तरक्की हासिल हुई है किस सदी में। तो 17वीं सदी में, 17th सेंचुरी में साइंस को ग्रोथ मिली है, प्रोग्रेस मिली है, न्यूटन जैसे साइंटिस्ट जब आए। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 17th सेंचुरी। थर्ड एमसीक्यू, द साइंटिस्ट इज सक्सेसफुल इन सॉल्विंग द डैश, साइंटिस्ट कामयाब होते हैं किस
मसले को हल करने में। तो सिंपल सी बात है, साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कामयाब होते होंगे, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, साइंटिफिक प्रॉब्लम। So these are the 3 MCQs of science and society, and here are all the important MCQs which I have discussed about first year English। तो जो पास पेपर में 2010 से लेकर 2019 तक आपसे 10 ईयर्स के अंदर आस्क किए गए, वो सारे क्वेश्चंस की बात मैंने कर ली। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके लेक्चर को वॉच करने का। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, चूँकि डेली बेस पर जो मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ केमिस्ट्री और इंग्लिश पर, वो आपको वक्त पर मिल सके। और अगर आप पुराने हैं इस चैनल पर, तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे इस लेक्चर को या तमामी लेक्चर्स को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो और एक विन विन सिचुएशन के लिहाज से हम जो है वो पेपर में अच्छे नंबर हासिल करें। कोई भी क्वेश्चन आपके पास है अगर इस लेक्चर्स के अकॉर्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप वहाँ से भी मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।